सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आप अगर रिकॉल करना चाहें कि पार्ट 5 में हमने क्या पढ़ा था यूनियन के बारे में, और यूनियन के हमने 5 चैप्टर्स के बारे में जाना था कि 5 चैप्टर्स होते हैं जिसमें कि हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर बाकी है जिसमें कैग आता है। ये था आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 to 78 legislature that is parliament 79 to 122 ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट 123 जो कि लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। एंड ये चैप्टर नंबर 4 है जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम आर्टिकल नंबर 124 टू आर्टिकल नंबर 147। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 124 एंड अनुच्छेद 124 ये बात करता है स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करता है। और ये ओरिजिनली अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ था कि एक CJI और 7 अदर जजेस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका हिंदी का माइंड मैप है, जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो आपको टेलीग्राम पे सारे माइंड मैप मिल ही जाते हैं। एंड ये पॉलिटी हमारे ख़त्म होने को आ गई है, तो आप जाके चेक करेंगे अपने एप्लीकेशन पे। तो हमारे 2 चैप्टर बाकी हैं, दैट इज़ लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत म्यूनसिपैलिटी एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये 2 हमारे लेक्चर्स रिमेनिंग है वो हम कर लेंगे। बाकी पूरे आपके जो माइंड मैप्स हैं वो अपलोडेड हैं आपके, आई थिंक, या तो अगर अपलोडेड हैं नहीं हैं तो कल तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पर। और बाकी जो बायोलॉजी के हैं वो आई थिंक अपलोड हो गए होंगे आपके। ओके, 124 तो ये किसकी बात करता है सबसे पहले, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर। इसमें ओरिजिनली मेंशन था कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए यानी कि मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 7 अदर जजेस होने चाहिए। देन एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट उसकी प्रेसिडेंट करेगा। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स हो सकती है। मिनिमम एज सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कुछ नहीं होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट का जज बनना हो। जैसे लोकसभा के लिए 25 साल होती है, राज्यसभा के लिए 30 साल होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होती है, 35 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन यहाँ पर मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 65 ईयर्स के बियॉन्ड आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह सकते हैं। आपको अगर रेजिग्नेशन देना है तो आप प्रेसिडेंट को देंगे। एंड आपको रिमूव करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो क्लॉज 4 में लिखी हैं, यानी कि जज को रिमूव करने के लिए वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। A person shall not be qualified for appointment as a judge of Supreme Court unless he is a citizen of India, यानी कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ भारत के नागरिक होने चाहिए और उसके अलावा इन 3 में से एक होना चाहिए। इन 3 में से एक का मतलब ये है कि इनके बीच में और शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके साथ साथ आप या तो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो किसी के, ज़रूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट के, मल्टीपल हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन भी हो सकते हैं वो, या फिर आप 10 साल तक हाई कोर्ट या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में एडवोकेट रहे हो, या फिर आप राष्ट्रपति की नज़रों में एक जुरिस्ट, अच्छे जुरिस्ट हो, यानी कि आपको लॉ की अच्छी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आप हो सकता है कि लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं किसी में और आपको प्रेसिडेंट की नज़र में आप आए, ये बड़ी अच्छी लॉ की नॉलेज है, तो भी आपको जज अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। उसका कारण क्या है वो भी हम समझेंगे ना। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे रिमूवल की बात है, कहाँ पे, आपका इसी में ही है, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 124 चला इसी में, ये क्लॉज 4 है, इसी में रिमूवल की बात है। अब रिमूव करता कौन है, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति रिमूव करेगा। अब किन ग्राउंड्स में रिमूवल होता है, तो प्रेसिडेंट का किस ग्राउंड में रिमूवल हो रहा था, रिकॉल करो जल्दी से और कमेंट में लिखो। तो इसका जो रिमूवल होगा, नहीं जजेस और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, एकदम सेम ही होता है प्रोसीजर, अलग नहीं होता है कुछ भी। इसीलिए हम हाई कोर्ट भी इसी लेक्चर में करेंगे, क्योंकि साथ साथ दोनों कवर करना बहुत आसान है, ठीक है। कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अच्छे समझ में आ गया तो हाई कोर्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, ओके। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये कि 2 ग्राउंड हैं, लेकिन अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिर्फ एक ग्राउंड होता है उसमें, ठीक है। सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी। अब यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये ग्राउंड देख लिया, हटाता कौन है वो देख लिया, प्रेसिडेंट। बट ऐसे प्रेसिडेंट का जब मनाया तब नहीं हटा सकता है। पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगी, संसद एक जो है अध्यादेश जारी करेगी, पास करेगी, और उसके बेसिस पे ही हटाया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट, किसको, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को। अब होता क्या है कि इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है। अब मान लेते हैं लोकसभा में हटाने का रिमूवल आ रहा है, ठीक है, जजेस का, तो 100 मेंबर एटलीस्ट साइन करें उसको। राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर, टू प्रूव कि हाँ यार काफ़ी लोग सीरियस हैं, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ प्रूव कर दिया। अब इसके बाद जो है ये पूरा जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ मैंशन अंडर दी जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, ठीक है। जो 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो 100 मेंबर्स लोकसभा में अप्रूवल, 50 मेंबर राज्यसभा में। अगर
लोकसभा में आ रहा तो 100 और राज्यसभा में आ रहा तो 50, यानी किसी भी हाउस में आ सकता है। अब आ गया, अब होता क्या है कि एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, ठीक है, जजेस की इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। जनरली 3 जजेस होते हैं। अगर इन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये लोग बोल तो सही रहे हैं, इसने या तो प्रूफ इसने या तो मिसबिहेव किया या इनकैपेसिटी। जैसे अगर आपको अभी रिसेंट में करंट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा के घर में नोटों की गड्डी मिली, जिसको लेके जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठी, उसने अप्रूव कर दिया कि येस ये इन्होंने ये हरकतबाजी करी है, ठीक है, तो इस वजह से इनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है। अब देखते हैं होता है कि नहीं, पार्लियामेंट में पास होता है कि नहीं, बट हरी झंडी तो मिल चुकी है पार्लियामेंट को। अब अगर मान लो पार्लियामेंट को हटाना है तो दोनों हाउसेस से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत चाहिए, यानी मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों में से जो हाई होगा, जो ज़्यादा नंबर निकाल के निकलेगा वो उतनी मेजोरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी, आई अगेन रिपीट कि भाई प्रेसिडेंट हटा सकता है, इन ग्राउंड में हटा सकता है, अप्रूव्ड मिसयूर इन कैपेसिटी, लेकिन जो पूरा प्रोसीजर है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में लिखा है, जिसके तहत दोनों हाउस में से किसी में भी रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। अगर लोकसभा में तो 100 मेंबर्स, राज्यसभा में तो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए इसमें, ठीक हो गया। जजेस एक कमेटी बैठेगी, अगर उसने हरी झंडी दे दी तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, और अगर हो गया तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ तुम हटा सकते हो। ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। आज तक किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाँ, वी रामास्वामी करके एक जज हुआ करते थे, वी रामास्वामी, जिनको कि हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पास हो नहीं पाए थे, तो ये इम्पीच हो नहीं पाए थे। कब हुआ था ये? 1993 में, जो मैं वी रामास्वामी वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 125 पे आते हैं। इसमें सैलरीज ऑफ जजेस मेंशन है। पे टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि इनको वैसी सैलरी मिलेगी जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट रिमेंबर ऑलवेज, मैंने आपको बताया था, आई थिंक नहीं बताया था, पता नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी जो सैलरी निकलती है, वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर से निकलती है। जो बजट होता है, आर्टिकल 112 विच टॉक्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, जो एक फाइनेंशियल ईयर में इनकर किए जाते हैं। एक तो होते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। अब ये जो होते हैं नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होते हैं, बिकॉज इनमें वोटिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज यहाँ से सैलरी ऑफ जजेस निकलती है। अब जजेस की सैलरी निकलती है, इसलिए उसको जो है वेरी नहीं किया जा सकता है उन, सो दैट कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सकें, इसलिए। बाकी एक जो मेड फ्रॉम होता है वो वोटेबल पार्ट होता है बजट का, और वो सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग होती है। राज्यसभा बजट पे वोटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्कस कर सकता है, ये हमें पता है। तो सैलरी अलाउंस कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। इनकी सैलरी अलाउंस कहाँ मेंशन है, किस शेड्यूल में मेंशन है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपका जवाब क्या होगा, बताओ? तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद है आपको? तो ई से क्या था? एमोल्यूमेंट, यानी एमोल्यूमेंट जो भत्ता वगैरह है। तो सेकंड शेड्यूल में इनका सब मेंशनड है, और थर्ड शेड्यूल में जो ओथ और एफर्मेशन है वो मेंशनड है। ओके, देन 126 पे आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। लास्ट में आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि किस ट्रिक से आपको सारे याद हो जाएंगे, जो आर्टिकल सहित, ठीक है। तो 126 में अपॉइंटमेंट दिया हुआ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मान लो चीफ जस्टिस अभी नहीं है, एब्सेंट है, वेकेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी सीनियर जज को अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस, उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। सिंपल, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी। जब कमेटी पढ़ रहे थे, अगर याद हो, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो 2 तरह की कमेटी थी, एक परमानेंट, एक टेम्प्रेरी। परमानेंट को स्टैंडिंग बोल रहे थे, टेम्प्रेरी को एडहॉक बोल रहे थे। तो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कब करी जाती है? इफ़ द कोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन। कोरम जैसे हमने आर्टिकल 100 क्लॉज 2 में पढ़ा था, गढ़पूर्ति जिसको बोलते हैं कि 10% मेंबर्स होने चाहिए, नहीं तो सेशन को एडजर्न कर देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, उसी तरह से कोरम यहाँ पे भी चाहिए हमें। अगर कोरम नहीं है जजेस की, तो फिर कैसे कोई केस सॉल्व होगा? तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है हाई कोर्ट से बोल सकता है कि कुछ अपने वो जजेस को उठाओ। हाई कोर्ट से क्या करेगा, कुछ जजेस को उठाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले आएगा, लेकिन वो जज सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड भी होने चाहिए, ठीक। देन ये अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ दी, सॉरी, यहाँ पर प्रेसिडेंट ना करके चीफ जस्टिस करेगा। यहाँ प्रेसिडेंट का रोल होता है, बट यहाँ चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट से गुहार लगाएगा, हे प्रेसिडेंट हमारी मदद करो, मतलब उसकी परमिशन लेगा, कंसेंट लेगा कि यार हम हाई कोर्ट से उठा रहे कुछ जजेस को, कोई दिक्कत तो नहीं है। देन यहाँ पर क्या होता है, 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
जो जज रिटायर हो गए, जैसे मान लो डी वाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, ठीक है, अब कल को एक मसला आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके कि वो एक उसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब क्योंकि अभी ठीक है आगे केस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है और आएगा भी, जितना मुझे पता है, ठीक है, तो आएगा भी। तो अब क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ अभी इस मैटर में चीज़ें बोल के गए थे, तो हो सकता है उनको बुला लिया जाए कि यार थोड़ा आ जाओ, क्योंकि तुमने इस केस में रूलिंग दी थी, काफ़ी कुछ पता है तुमको इस केस को लेकर, तो आ जाओ, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, CJI जो होगा इस समय का करंट का, वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके बुला सकता है उनको। क्लियर। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता है उसको रिकॉर्ड में रख लिया जाता है, मेंटेन कर लिया जाता है। ये चीज़ आपने अगर पार्लियामेंट में अगर कभी सुनी हो, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग अगर आपने देखी हो कभी, अगर आपको इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत मिली हो, तो अगर आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देखी हो तो वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, अगर आपने कभी लोकसभा की देखी होगी, तो वहाँ पर जो ओम बिरला होते हैं, जब खासकर जब राहुल गांधी या फिर कोई अपोजिशन का बोलता है तो क्या बोलते हैं ओम बिरला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग होती हैं उनको लिखा जाता है भाई, ठीक। तो नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हो ये लिखा ही नहीं जाएगा। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलता है, जो भी ऑर्डर पास करता है, वो रिकॉर्ड के तौर से मेंटेन किया जाता है, जिसको फर्दर केस में जजमेंट देने के लिए यूज़ किया जाता है, फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट हैज़ अनदर इनहेरेंट मीनिंग अटैच्ड टू इट, एंड दिस इनहेरेंट मीनिंग इज़ कि ये अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है किसी को। कंटेम्प्ट का मतलब है किसी की मौज लेना। जैसे मैंने तुमसे बोला कि सभी लोग कल लाइव क्लास है, सुबह 9 बजे आ जाना, तुम कमेंट में लिखे नहीं आएंगे, क्या कर लोगे, ये है तुमने कंटेम्प्ट किया मेरे जो मैंने बोला उसका। तो वही सेम है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर डिक्री पास किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कल तो आपकी या फिर मैं अगले थर्सडे में पेशी चाहता हूँ इस बंदे की बाई एनी हाउ, क्योंकि ये काफ़ी दिन से नहीं आ रहा, अब फिर भी नहीं है, आपने कंटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए पनिश कर सकता है। 129 ये पावर देता है। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के अलावा अगर कोई और बेंच बनानी है, कोई इसकी ब्रांच बनानी है, ठीक है, उसको बेंच बोलते हैं, मान लो मद्रास में, नॉर्थ ईस्ट में, वो CJI कर सकता है, लेकिन अगेन प्रेसिडेंट की परमिशन से करेगा वो, ठीक है, अपने आप से नहीं कर देगा, मतलब करेगा अपने आप से, लेकिन प्रेसिडेंट की परमिशन लेगा। ओके। 131 अब यहाँ से जुरिस्डिक्शन स्टार्ट है, क्षेत्राधिकार शुरू है किसके, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का 131। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको मूल क्षेत्राधिकार बोलेंगे। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर लड़ाई हो जाए किसकी, तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसी की नहीं, सेंटर और स्टेट की, केंद्र और राज्य की, होती रहती भाई, अक्सर होती रहती, बहुत होती है। जो अब सेंटर में बीजेपी बैठा है, तमिलनाडु ले लो, तेलंगाना ले लो, केरल ले लो, पंजाब ले लो, यहाँ बीजेपी की सरकार थोड़ी ना है, आए दिन लड़ते रहते हैं, गवर्नर बिल नहीं पास कर रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, रोज़ लड़ाई होती रहती है, ठीक है। अब तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अगर सेंटर स्टेट की लड़ाई हुई। अब हुआ क्या था अभी, चलो उसमें इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, जब अगला बैच होगा तब उसमें ये एग्जांपल देंगे जो अभी तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, और ये चीज़ है, क्लियर है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो लड़ाइयाँ होती हैं किसकी, सेंटर और स्टेट की या फिर स्टेट की आपस में, तो वो सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि आप सीधा उसी कोर्ट में जा सकते हो एंड नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। और ये जो जुरिस्डिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नेचर का भी है। एक्सक्लूसिव से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सेंटर स्टेट या स्टेट के बीच की लड़ाई देख सकता है और कोई कोर्ट भारत में ये नहीं देख सकता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक। 132 ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। 132, 133, 134 ऑल थ्री टॉक अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन, दैट इज अपीलीय क्षेत्राधिकार। दिस टॉक्स अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन सर्टन केसेस, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दिस टॉक्स अबाउट इन द सिविल मैटर्स एंड दिस टॉक्स अबाउट इन द क्रिमिनल मैटर्स। क्लियर है। 132, 133, 134 एपेलेट जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, खत्म। 135 jurisdiction and power of the federal court under existing law to be exercised by the supreme court. Now what is this federal court? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में कब आया था, इट केम इन एग्जिस्टेंस इन 25 Jan 1950, नो, इट केम ऑन एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट, 26 जनवरी, ठीक है। और जो इनाग्रल सेशन हुआ था, पहला सेशन हुआ था, वो 28 जनवरी को हुआ था, नहीं 2 दिन बाद हुआ था। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाता है, क्यों, क्योंकि किसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। तो उससे पहले क्या हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट से पहले कौन ये सब लॉस को रिव्यू करता था या न्याय देता था, फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट हुआ करता था। तो फेडरल कोर्ट की जितनी भी पास पावर थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएंगी
ये था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 135 में। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप मान लेते हैं हाई कोर्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, आप कई बार ऐसा होता है कि आपको जल्दी न्याय चाहिए या फिर उस कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो आप स्पेशल लीव डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ ये मसला हमारा उठाओ। सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो उठाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं उठाएगा, ये आप सुप्रीम कोर्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? तो दिस इज स्पेशल लीव। 137 टॉक्स अबाउट द रिव्यू और जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको याद हो आर्टिकल नंबर 13 हमने पढ़ा था, याद है आपको? तो आर्टिकल नंबर 13 में ये लिखा हुआ था कि इफ़ एनी लॉ इज़ पास्ड बाय द इधर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं, इफ़ दे वॉलेट द फंडामेंटल राइट दे कैन बी डिक्लेयर्ड, एंड इफ़ दे वॉलेट द फंडामेंटल राइट दे कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता रहा है। तो उसकी पावर आर्टिकल नंबर 137 से मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। रिव्यू और ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 137 उसको पावर देता है। और ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये हमने किस कंट्री से लिया है, बोरो किया है। वैसे ये सब हम फीचर्स पढ़ चुके हैं बोरो वाले, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू हो चाहे जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की समीक्षा, ये दोनों चीज़ें हमने यूएसए से ली है, ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी भारत में चलती है, दैट मीन ऐसा तो है नहीं कि स्टेट लॉज को देखने के लिए हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यूनियन लॉज को देखता है। कोई भी किसी लॉ को देख सकता है। इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं और ये यूएसए से नहीं लिया है। वहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, वहाँ पर हायरार्की बनी हुई जुडिशरी की। ओके, 138 पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अगर क्षेत्राधिकार बढ़ाना है, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है? ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव फर्दर जुरिस्डिक्शन पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एनी ऑफ द मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कोई भी मैटर उसमें तो है ही है, ठीक है। प्लस द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिस्डिक्शन पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। यानी कि इनका फर्दर जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जा सकता है। वो कौन कर सकता है? हमारी जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है। आर्टिकल नंबर 138 में लिखा हुआ है। देन 139 में कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अदर रिट्स, पार्लियामेंट में बाई लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स एनी ऑफ देम और फॉर एनी पर्पस अदर दैन दोज मेंशन इन आर्टिकल 32। हमें पता है आर्टिकल नंबर 32 में रिट्स दी हुई हैं 5 तरह की। तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 विच इज़ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, तो वो रेमेडी है। फंडामेंटल राइट अगर हमारे वॉलेशन होता है तो वो रेमेडी है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक तरह का, नॉट नेसेसरली बाई वे ऑफ अपील। बट वो एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 226 के तहत कोई हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही आप जा सकते हैं। बट वो हमने डिफरेंसेस देखे थे, जब मैं अब फिर से वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट का वाइड होता है, सॉरी हाई कोर्ट का वाइड होता है जुरिस्डिक्शन एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है। बट आई एम हियर सेइंग कि अगर कोई और भी रिट इशू करवानी है सुप्रीम कोर्ट से तो उसका कन्फर्मेंट किया जा सकता है, वो दिया जा सकता है, बोला जा सकता है, पावर दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट को बाय दी पार्लियामेंट। क्लियर है? इसी बात पे ज़रा तुम कमेंट में बता दो कि बाकी तो तुम्हें पता ही होगा हार्ट एंड सोल किसने बोला था आर्टिकल 32 को, अम्बेडकर जी ने। ये बताओ किस रिट का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, which writ means to be certified of। 140 ancillary powers of the supreme court। what does ancillary powers means? ancillary powers का मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर कौन दे सकता है? पार्लियामेंट दे सकता है। तो जो 140 की बात करें सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, तो सहायक शक्तियाँ कौन दे सकता है? ये संसद दे सकती है। 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई लॉ पास किया, ओके, कोई ऑर्डर डिक्री पास किया, दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हम याद कैसे रखते हैं इसको कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है, बांध के रखा है दोनों साइड से, ठीक है। तो 1 4 1। अब बाकी याद कैसे रखने मैं आपको बताता हूँ अभी, बट अभी थोड़ा सा इनको कर लेते हैं पहले सारे आर्टिकल्स को फिनिश। तो 141 का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो देश की सारी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। 142 ये है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। मतलब अब इसको पढ़ लेना अपने आप से, लेकिन मैं सिंपल टर्म्स में इसका मीनिंग बताता हूँ। किसी भी मैटर में, ध्यान से सुनना, किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है, ठीक है। ये 142 आर्टिकल में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना में गाची बावली फॉरेस्ट जो हमारे हैं उनको काटा जा रहा था बाई कांग्रेस गवर्नमेंट,
ठीक है। अब कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, सरकारें भी कुछ नहीं कर रही थी, किसी ने पिटीशन भी इस तरह से फाइल नहीं करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से संज्ञान लेते हुए तुरंत बोला कि रुक जाना वहीं पे, एक एक्स्ट्रा पेड़ मत काट देना, और सुनो जितने पेड़ काटे हैं ना उतने ही पेड़ अब तुम लगाओगे। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। आप देखो आप कितने लकी हो। क्यों लकी हो आप? क्योंकि ये मतलब बहुत ही रेयरली यूज़ होता है ये। प्रेसिडेंट क्या पावर, प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अगर आपको कोई इसी मैटर में कुछ आंसर चाहिए तो। हाँ, आप दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाह दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। कब? दो मैटर में, एक तो एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एंड एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होता है उसमें तो ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले में ज़रूरी नहीं होता है। अब मैंने ये क्यों बोला लकी, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है और अभी रिसेंट में यूज़ हुआ है, महीने भर पहले, महीने 1.5 महीने पहले। किसने यूज़ किया है? ये यूज़ किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑब्वियस बात है, वही प्रेसिडेंट है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं विद रिस्पेक्ट टू, मैं उसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगेन वही सेम मसला फंसेगा आपका। वही जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो लेड बाई एम के स्टालिन और वहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि, उनके बीच में टसल चल रहा था, तो उसी से संबंधित है जो कि आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब अगला बैच आएगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सिविल और, लेकिन तुमको भैया इसी बार पढ़ना है, अगले बैच का वेट मत करना कि अगला बैच आएगा वहाँ पढ़ेंगे आराम से। नहीं भैया, यहीं पढ़ो, सिलेक्शन लो, अगले बैच अगले बच्चे पढ़ेंगे जो आगे आएंगे। नहीं होता बात अलग है, लेकिन कोशिश ये करनी कि भैया पूरा इसी में लेके जाना, यही अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट है। ठीक है, तो 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितनी अथॉरिटीज़ हैं भारत में, जितने ट्रिब्यूनल हैं, जितने कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे वो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो कि ट्रिब्यूनल अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो वो सब सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो सहायता प्रदान करेंगी किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ये चीज़ क्लियर है। अब दो चीज़ें रिमेनिंग है, एक तो कॉलेजियम सिस्टम और दूसरा है इनको याद करने की ट्रिक। तो याद करने के पहले मैं ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी है। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सैलरी, ये क्या था? एक्टिंग CJI, ये क्या था? एडहॉक जज, ये क्या था? रिटायर्ड जज आ सकता है, ये क्या था? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, ये क्या था? दिल्ली एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन किसी और जगह को भी सीट बनाया जा सकता है विद CJI इन द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड ये था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये हो गया, तुम अब देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये 124 से लेके ये 130 तक हो गई है। ठीक है, 130 तक, सॉरी 131 तक। ठीक है, देख लो आप, 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओके, 132, 133, 134, तीनों किसकी बात कर रहे थे? एपिलेट की। क्या इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? एपिलेट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, 133 सिविल मैटर, एंड दिस 134 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल मैटर। खत्म। ठीक है, देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये है 141, मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। देन उसके बाद ये कंप्लीट जस्टिस देने के लिए 142 कर सकता है, ये आपको याद ही हो गया है। बाकी इंपॉर्टेंट है आपका जैसे 137 जुडिशियल रिव्यू वाला। ठीक है, ये रटा हुआ होना चाहिए। तो यानी मैंने आपको यहाँ तक याद करवा दिए हैं विद द ट्रिक सारे, बाकी यहाँ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो रट्टा मार लो, इतना तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, ये तो मैंने ट्रिक से ये भी बता दिया है कि ये बाइंड करके रखा है। ठीक है, इस तरह से। अभी कॉलेजियम क्या होता है? तो कॉलेजियम सिस्टम जो है ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आप मतलब थोड़ा सा जान के हैरानी होती है, जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस अपनी सैलरी खुद से डिसाइड करते हैं, उसी तरह से जो हमारे जज लोग हैं वही डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। मतलब खुद की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ लाइक कि पार्लियामेंटेरियंस खुद को चुन रहे हैं कि अगले सांसद ये होंगे, अगले प्रधानमंत्री, लोगों का लेना देना नहीं है कुछ। तो वैसे बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि जहाँ मतलब इंडिया, आई थिंक इट इज़ दी ओनली वन ऑफ दी ओनली कंट्रीज़ होगा जहाँ पर जज खुद ही को अपॉइंट कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं कॉलेजियम। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, और इसकी वजह से टसल भी होता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। टसल हुआ भी कब? अब ये इवॉल्व हुआ है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था या फिर कहीं कोई बोल के गया था, नहीं, इवॉल्व हुआ। कैसे? तो एक फर्स्ट जजेस केस हुआ, एक सेकेंड रुकना, हाँ, यहाँ पे भी नहीं लिखा, चलो यहाँ बता ही देते हैं हमको। ठीक है, तो फर्स्ट जजेस केस हुआ, इसको SP गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, SP गुप्ता केस।
इस केस में ध्यान सुनना, ठीक है, फोकस के साथ। हुआ क्या इसमें, प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी अभी हमने देखा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता जजेस को। तो इसमें बोला गया कि भाई सीजीआई की तुम्हें एडवाइस लेनी, लेकिन वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है आप पे, लो उसकी एडवाइस अपॉइंट करने, जज को अपॉइंट करते वक्त, लेकिन उसकी एडवाइस तुम्हें बाइंडिंग ऐसे नहीं मानना ही मानना, ठीक है। सेकंड जजेस केस, प्रेसिडेंट हाँ ये बोल रहे थे कि सीजीआई की एडवाइस लेते हो ना, हाँ हाँ तो बाइंडिंग है, क्या बात कर रहा है, हाँ। और सीजीआई हाँ तुम अपनी एडवाइस नहीं दोगे, दो और जजेस की एडवाइस, दो जजेस से पूछोगे अपनी एडवाइस, तब तीनों की एडवाइस दोगे प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, ठीक। थर्ड जजेस केस, प्रेसिडेंट हाँ सीजीआई की एडवाइस ले रहे हो ना, हाँ बाइंडिंग मानना है ना, हाँ पता है पिछले वाले केस में आता था, ठीक है बहुत गुड बॉय। सीजीआई हाँ एडवाइस दे रहे हो ना, हाँ दो जजेस से पूछ के दे रहे हो ना, हाँ दो से नहीं 4 से देना है, अच्छा 4 से देना है अभी, प्रेसिडेंट पे एडवाइस बाइंडिंग है। पार्लियामेंट ने बोला क्या चल रहा है सब है, खुद ही को अपॉइंट किए दे रहे हैं, ख़त्म कर दिया इसको पार्लियामेंट ने किया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या आप लोगों को एक अमेंडमेंट की, एक आर्टिकल्स की अलग सी कंपाइलेशन चाहिए क्या, बताओ कमेंट में। अगर चलो इसमें टारगेट रख लेते हैं, ठीक है, टारगेट क्या रख लेते हैं, आप कमेंट बताना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चाहिए होगा, ठीक है। टारगेट चलो मैं आपको देता हूँ टारगेट कितना दिया जाए, तो इस वीडियो में ऐसा टारगेट रख लेते हैं कि ऐसा 4000 टाइप लाइक्स हो जाएंगे, तो फिर करते हैं, ठीक है। आपको मैं आर्टिकल्स का पहले तो मैं सॉरी आर्टिकल नहीं, पहले तो मैं कोशिश करूँगा जो अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका बना के देता हूँ, ठीक है, अमेंडमेंट का। चलो तो 99th अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या किया, पार्लियामेंट ने NJAC करके एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करके एक बॉडी बनाई कि भाई आज से तुम अपॉइंटमेंट करोगे जजेस की। अब जुडिशरी शांत तो बैठेगी नहीं, ठीक है। 4 जजेस केस हुआ और सब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसको रिवाइव कर दिया। ये क्या है, इसी को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ये जो CGI और 4 अदर जजेस हैं इन्हीं को कॉलेजियम बोलते हैं, समझ आ गया। अब सेम चपका दो तुम हाई कोर्ट में, सेम है ये हिंदी में, ठीक है सेम। ये पार्ट 6 में दिया हुआ है और आर्टिकल नंबर, जैसे कि आर्टिकल नंबर ये सुप्रीम कोर्ट है 124 से शुरू होता है 147 तक जाता है, रिमेंबर 124 से लेकर 147 तक जाता है। ये रेंज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कल को एग्जैक्ट आर्टिकल ना याद हो तो एटलीस्ट रेंज से तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। उसी तरह 214 से लेकर यहाँ तक 235 तक लगभग दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। ये तो खैर यहाँ पर वो भी आ गया आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट, लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 233 तक है, 214 से लेके 233 तक, 233 तक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बाकी कुछ अलग नहीं है सर, कुछ अलग नहीं है। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। वही कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। तो अंतर आता कहाँ पर, अंतर एक तो क्वालिफिकेशन में आएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन में जैसे वहाँ तक 5 साल तक आप हाई कोर्ट में जज रहे हो, 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। यहाँ 10 साल तक आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या फिर आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रखा हो 10 साल तक। यहाँ कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के नज़रों में, तो ना ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अंतर है एक, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। और मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या है डिफरेंस क्या है। यहाँ पर वो 65 साल की जगह 62 साल है, 65 ईयर्स की जगह 62 ईयर्स ऑफ एज है। रेजिग्नेशन जैसे कि वहाँ वो जज दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को, ये भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स है, ठीक है, तो वहाँ पर 65 थी, बस ये अंतर है। और क्लियर थी चीज़। अब एक चीज़ ये है कि 7th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 7वां नंबर का संविधान है, संविधान संशोधन है 1956 में जो हुआ, उसने ये बोला था कि एक हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है मल्टीपल स्टेट या यूटीज़ के लिए, यानी कि हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये 230 बोलता है, आर्टिकल नंबर 230 टॉक्स अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटीज़। जैसे कि कैलकाटा हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल का तो है ही है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट उसके खुद के पास नहीं है, वो कैलकाटा हाई कोर्ट में अपना जुरिस्डिक्शन शेयर करता है, ठीक है। लक्षद्वीप का जुरिस्डिक्शन केरल में लगता है, दादरा नगर हवेली दमन दीव का महाराष्ट्र में लगता है,
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का तो लगता ही है, दादर नगर हवेली दमन दीव का तो लगता ही है, गोवा का भी लगता है, यानी कि 2 स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, 2 से ज़्यादा स्टेट का। ये 7th अमेंडमेंट ने बोला था। इसी अमेंडमेंट ने, अगर आपको याद हो, ये भी बोला था कि एक कॉमन गवर्नर हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का। तो यानी शेयरिंग की बात कर रहा है 7th अमेंडमेंट, गवर्नर की भी, हाई कोर्ट की भी। ओके, मद्रास हाई कोर्ट का जो है जुरिस्डिक्शन, मतलब पुडुचेरी का जो जुरिस्डिक्शन है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर लगता है, और चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के तहत। क्लियर है थी चीज़? तो आर्टिकल नंबर 230 इज क्लियर। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट 231 ये 7th अमेंडमेंट में दिया हुआ है। ओके, और अपने हिसाब से माइंड मैप तो आपको मिल ही जाएगा, तो एक बार खुद से भी देखना है आपको इसको, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको जो बता दिया, जो 62 ईयर्स था, क्वालिफिकेशन में डिफरेंस था, और ये यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी नई थी, बाकी सब कुछ सेम है। देन ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। पार्ट 6 में 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जनरल, आर्टिकल 152, चैप्टर 2 ये सब बता चुका हूँ, ये मत सोचना कि मैं मतलब ऐसे ही हवा में बस बात बोल रहा हूँ, ठीक है। देन चैप्टर 2 153 से 167 तक है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेगा। देन 168 से शुरू होता है किसके बारे में, स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में। कहाँ तक जाता है? वो जाता है 212 तक, बिकॉज 213 में क्या दिया हुआ है उसमें, ऑर्डिनेंस, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर दी हुई है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। देन चैप्टर 5 में आता है हाई कोर्ट। देन चैप्टर 6 में आता है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में है कि भाई सेकेंड, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, 234। एंड देन 235 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स हाई कोर्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी अथॉरिटी किसको है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर स्टेट में हाई कोर्ट को है। और बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनना है तो 7 साल तक आपको कोई जुडिशियल ऑफिस आपने होल्ड किया हो, आप एडवोकेट रहे हो, कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो 7 साल तक के लिए, बस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन सकते हैं। कौन अपॉइंटमेंट करेगा? प्रेसिडेंट। इतना काम, छोटा काम प्रेसिडेंट नहीं करेगा, गवर्नर करेगा। हाई कोर्ट में मत मार देना गवर्नर, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हाई कोर्ट के जजेस में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है, एक्सेप्ट उनको ओथ दिलाने में, शपथ दिलाने में। शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। लेकिन अपॉइंटमेंट, रिमूवल या वो रेजिग्नेशन देंगे सब प्रेसिडेंट, ठीक है। बस इनको ओथ दिला देता है गवर्नर। वहाँ कौन दिला रहा था? प्रेसिडेंट दिला रहा था, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन दिला रहा था? CJI दिला रहा था, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा ख़त्म। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 1+33 की है प्रेजेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तरह से 1 मतलब CJI एंड बाकी 33 अदर जजेस। और भारत में भी कितने कितने स्टेट्स के पास हाई कोर्ट है? तो 25 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट है, मतलब 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें कि दिल्ली एक यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। और अभी JNK के पास भी खुद का हाई कोर्ट है, क्योंकि वो भी एक यूटी बन चुकी है। बाकी और किसी यूटी के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। क्लियर। तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे फिनिश होती हैं। अब आपको क्या करना है, लिटिल बॉय, फिर जो भी आपके पास MCQ वाली बुक है उससे क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस करने हैं। देन आपको स्कोर बताना कमेंट में आपने कितना स्कोर किया। ये माइंड में आपकी PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ Spotify पे आपको पता है सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अगर कभी रिवाइज़ करना है तो ऑडियो लगा के फ्री टाइम में आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू।